हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम आपकी डिमांड के बेस पे पाइल फाउंडेशन को करेंगे। पाइल पाइल है क्या? पाइल और कुछ नहीं, एक लंबी सी रॉड को आपने जमीन में गाड़ दिया, उसको आप पाइल कह रहे हो। अब हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है कि जो ये लंबी सी रॉड हम जमीन में गाड़ रहे हैं, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, किस मटेरियल की होगी ये, कितनी डेप्थ तक जमीन में जाएगी, कौन से ऑपरेशन से इसको जमीन में गाड़े, क्या इसको सीधा मशीन लेके सीधा जमीन में गाड़ने लग जाएं या एक बोर करके फिर इसको जमीन में रखें। इन सारी चीजों का पता लगाना ये हमारा काम है, बेस्ड ऑन साइड कंडीशन, बेस्ड ऑन ऊपर कैसा लोड है आ रहा है, ऊपर से कितना हैवी लोड आ रहा है, सॉइल हमारा कैसा है, इन सब के बेस पे इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। जो ये लंबी सी रॉड में गाड़ रहा हूं, जिसको मैं पाइल का नाम दे रहा हूं, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, किस मटेरियल की होगी, किस ऑपरेशन से मैं इसको गाड़ूंगा, ये मेरा काम है। ठीक है, तो पाइल फाउंडेशन, क्योंकि ये एक फाउंडेशन का काम कर रही है तो फाउंडेशन है ये पाइल। पाइल फाउंडेशन ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप क्यों? क्योंकि जमीन में बहुत गहरी जा रही है, डीप इन द ग्राउंड हम इसको लेके जा रहे हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। टेक्निकली अगर बात करूं ट्रजागी के अकॉर्डिंग, तो डीएफ बाई बी जिसका ग्रेटर देन 1 हो उसको हम डीप फाउंडेशन कहते हैं। डीएफ इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, बी इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इस केस में डीएफ बाई बी ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? इतनी गहरी चलेगी, ऑफ कोर्स डीएफ बाई बी विल बी ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए ये डी फाउंडेशन में आती है पाइल। राइट नाउ ये किस किस टाइप की हो सकती है, इसको ब्रीफली पहले देख रहे हैं, राइट, ताकि अगर ऐसी टर्म्स आ गई तो आपको इनके बारे में पता हो, आइडिया हो। एक लेटरली लोडेड पाइल, अगर ये मेरी पाइल है, इस पे मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दूं, तो उस केस में मैं अपने पाइल को कहूंगा लेटरली लोडेड पाइल। जैसे बिजली का खंभा है, उसके ऊपर से तार जा रही है, वो तार क्या कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल पुल लगा रही है खंभे पे, राइट। वैसे ही हमारी जो पाइल है उस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे, उसको हम कहेंगे लेटरली लोडेड पाइल। ठीक है, अब अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा हो जाए, मान लीजिए ऐसे लग रही है, ऐसे फोर्स लग रही है मेरी पाइल के ऊपर, ठीक है, अब अगर इसका इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, अपनी पाइल को एक एंगल पे गाड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका जो वेट है वो जो ज्यादा लग रहा है, ये क्या कर रही है, फोर्स एक मोमेंट क्रिएट कर रही है अबाउट दिस पॉइंट, राइट, एक मोमेंट क्रिएट कर रही है पाइल के ऊपर। ओके, तो जो ये मूवमेंट क्रिएट कर रही है, सेंटर के अकॉर्डिंग करे, सेंटर के अबाउट या इसके अबाउट, किसी के अबाउट करेगी, एक मूवमेंट तो ये क्रिएट कर रही है, राइट, प्रोबेबली अबाउट दिस पॉइंट, इसके अबाउट मूवमेंट क्रिएट करी। तो हमने जब हमारी पाइल को एक एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, तो जो ये मूवमेंट क्रिएट कर रही है फोर्स, उसको काउंटरैक्ट करेगा इसका जो वेट लग रहा है। वेट इसका कहां लगेगा? सेंटर पे। सेंटर पे जो इसका वेट लगेगा वो इस मूवमेंट को काउंटरैक्ट करेगा, क्योंकि जब ऐसे पाइल गाड़ दी तो पाइल के ऐसे होने की टेंडेंसी है, ऐसे होने की, मतलब ऐसे मूवमेंट लगा रहा है वेट, और फोर्स लगा रही है ऐसे मूवमेंट। तो जब हमने पाइल को ऐसे एक एंगल पे गाड़ दिया तो इसकी फोर्स को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि वो सॉइल का वेट जो कोई मूवमेंट नहीं लगा रहा था वर्टिकल, जब सॉइल खड़ी हुई थी, तो ये एक वेट हमारा एक मोमेंट लगाने लग गया, वो मोमेंट जो इस पुल के ऑपोजिट है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रही है मोमेंट उसके ऑपोजिट है। तो इसलिए इस केस में हम बेटर पाइल जो एक एंगल पे इंक्लाइंड है उसका यूज करते हैं। जब एक एंगल पे इंक्लाइंड कर दिया आपने अपनी पाइल को, तब हम उसको बेटर पाइल का नाम दे रहे हैं। कब कब यूज कर रहे हैं? इफ लोड इज लार्ज, पी अगर लार्ज हो, राइट, वो मैंने आपको बताई दिया। क्यों? ये फोर्स ऐसे टर्न करने की कोशिश कर रही है पाइल को, और जो वेट है उसको काउंटरैक्ट कर रहा है, क्योंकि वेट ऐसे लग रहा है तो वेट ऐसी मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, फोर्स ने ऐसी करी, वेट ऐसी कर रहा है, राइट। तो एंगल पे गाड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं बेटर पाइल, यूज्ड इफ पी इज लार्ज।
अब मान लीजिए मेरी जो ये पाइल है ये ब्लैक कॉटन सॉइल में है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? एक एक्सपेंसिव सॉइल जो एक्सपैंड करता है। जब ये एक्सपैंड करेगा ब्लैक कॉटन सॉइल तो पाइल को ऊपर की तरफ फेंकेगा, ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा। दिस इज माई पाइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सपैंड करने लग गया तो पाइल को ऊपर की तरफ फेंकने लग गया। तो इसको मैं कैसे विजुअलाइज कर सकता हूं? कुछ इस तरीके से कि जो ये मेरी पाइल है इसके ऊपर एक टेंशन लग रही है, टी टेंशन। ठीक है, तो ऐसी पाइल्स जो अपलिफ्ट को रेजिस्ट करने के लिए दी जाती है एक्सपेंसिव सॉइल्स में, क्योंकि उनमें एक टेंशन क्रिएट होती है, इन पाइल्स को हम टेंशन पाइल्स कहते हैं। टेंशन पाइल्स, राइट, यूज्ड टू रेजिस्ट टेंशन फ्रॉम एक्सपेंसिवनेस ऑफ एन एक्सपेंसिव सॉइल। स्वेल कर रहे हैं, जब वो फूल रहे हैं तो पाइल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। इसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये हमारी पाइल के ऊपर एक टेंशन लग रही है, ऊपर की तरफ पुल लग रही है, तो ऐसी पाइल को हम टेंशन पाइल्स का नाम देते हैं, राइट। अब जो हमने शीट पाइल वॉल पढ़ी थी जो अर्थ प्रेशर को रिटेन करने के लिए यूज की जाती है, उसमें मान लीजिए ये मेरी शीट पाइल वॉल है, जो यहां पे अर्थ होगी उसको रिटेन करने के लिए मैंने प्रोवाइड की है। इस शीट पाइल वॉल को आपने पढ़ा था, एक एंकर्ड शीट पाइल भी होती है, राइट, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि एक एंकर्ड शीट पाइल वॉल होती है कि जिसमें हम हमारी शीट पाइल की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक यहां पे एंकरेज प्रोवाइड कर देते हैं कि सॉइल जब इस पे ऐसे ऐसे प्रेशर डालेगा तो जो ये एंकर है ये हमारी शीट पाइल वॉल को पकड़ के रखे। ठीक है, ऐसी शीट पाइल वॉल को हम कहते हैं एंकर्ड बल्क हेड। इसको हम नाम दे देते हैं बल्क हेड का, इस शीट पाइल को, राइट, इसको हम नाम दे देते हैं बल्क हेड का, बल्क हेड। ये होता है एंकर, दिस इज एंकर। इस कंप्लीट सिनेरियो को हम कह देते हैं एंकर्ड बल्क हेड, कि जो हमारा बल्क हेड है उसको हमने एंकर किया हुआ है। किससे किया हुआ है? अलग अलग चीजें होती है, कंक्रीट से आप कर सकते हो, राइट। हम किससे करते हैं, मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये मैं अभी आपको समझाता हूं। इसको हम कंप्लीट को कह देते हैं एंकर्ड बल्क हेड। अब जो ये एंकर है, अगर सॉइल कुछ ऐसा हो, एक वीक सॉइल हो, यहां पे वीक सॉइल हो कि जिससे हम एंकर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, राइट, या किसी और वजह से हम किसी छोटी चीज से एंकर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एंकर प्रोवाइड करने के लिए एक पाइल का सहारा लेते हैं, राइट। वी टेक सपोर्ट ऑफ ए पाइल टू प्रोवाइड एंकर टू दिस शीट पाइल वॉल, जिसको हम बल्क हेड का नाम दे रहे हैं। अब हम इसको बल्क हेड ही कहेंगे। और जब हमने इसको एज ए एंकरेज प्रोवाइड कर दी इस पाइल के थ्रू, तो इसको हम एंकर पाइल कहेंगे। एंकर पाइल वो पाइल जो हॉरिजॉन्टल, ये जो बल्क हेड है इसको सॉइल इधर धकेल रहा है, ओके, जिसकी वजह से ये जिस भी चीज से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ, मान लीजिए रॉड से कनेक्ट किया हुआ है, ये रॉड एक टेंशन क्रिएट करेगी इस साइड, इस एंकर पाइल पे, एंकर पाइल एक टेंशन क्रिएट करेगी, राइट। तो पाइल्स यूज्ड टू रेजिस्ट टेंशन अगेंस्ट एंकर्ड बल्क हेड्स। इन द केस ऑफ एंकर्ड बल्क हेड्स उसको हम कहते हैं एंकर पाइल। वो पाइल जो एंकर देने का काम कर रही है इस बल्क हेड को,
जो टेंशन की वजह से आ रहा है, राइट। यहाँ पे टेंशन, इस एंकर पाइल पे एक टेंशन लग रही है क्योंकि इस बल्क हेड को इधर सॉइल धकेल रहा है। तो ऐसी पाइल को जो एक एंकर देने का काम करे इस बल्क हेड को, उसको हम कह देते हैं एंकर पाइल। ठीक है, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इनको क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज बहुत कम लोग होंगे जो क्लियर करते होंगे। पर इन टर्मिनोलॉजीज को अगर आप रटते रहो तो कोई फायदा नहीं है। एक बार समझ लो तो रटने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार पढ़ लोगे, रिवीजन के टाइम थोड़ी निगाह जाएगी उस पर, याद हो जाएगा। क्यों? समझ लिया हमने। ठीक है, तो दिस इज एंकर पाइल। अब नेक्स्ट है कंपैक्शन पाइल। कंपैक्शन पाइल मतलब वो पाइल जो कंपैक्शन प्रोवाइड करे, सॉइल को कंपैक्ट कर दे। कंपैक्ट करने का क्या मतलब होता है? मैकेनिकल मींस से हम एयर वॉइड्स को कम कर दें, मतलब सॉइल को डेंसली पैक कर दें हम किसी मैकेनिकल मींस से, उसको हम कहते हैं कंपैक्शन। अगर हम पाइल को जमीन में इस तरह से ड्राइव करें कि वो हमारे सॉइल की कंपैक्शन कर दे, उसको डेंसली पैक कर दे, तो उस पाइल को हम कहेंगे कंपैक्शन पाइल। पाइल्स यूज्ड फॉर कंपैक्टिंग। कंपैक्शन का क्या मतलब होता था कि आप किसी मैकेनिकल मींस से सॉइल को डेंसली पैक कर रहे हो। हाँ, आप कहते थे एयर वर्ड्स को कम करे वगैरह ना, ओके, पर मतलब उसकी फीलिंग क्या है कि आप सॉइल को डेंसली पैक कर रहे हो, उस पे रोलर चला के या किसी भी तरीके से उसको ऐसे रैमर से करके किसी भी तरीके से आप उस सॉइल को डेंसली पैक कर रहे हो, उसको हम कहते थे कंपैक्शन। अब अगर आप पाइल को ड्राइव करो, अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आपने मशीन ले ली, उस मशीन से आप एक बड़ी सी पाइल को जमीन में गाड़ने लग गए, तो उसके आसपास की सॉइल टाइटली पैक नहीं होने लग गई? होने लग गई ना। उसी को हम कह रहे हैं कंपैक्शन हो रही है। और ये कंपैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि पाइल को हम ड्राइव कर रहे हैं, सॉइल में ड्राइव कर रहे हैं, इसीलिए वो कंपैक्शन हो पा रही है। सॉइल के ड्राइविंग, पाइल के ड्राइविंग के टाइम सॉइल में जो वाइब्रेशंस आई, उसकी वजह से सॉइल डेंसली पैक हो गया। ये भी तो एक मैकेनिकल मींस ही है। हाँ, आपने सड़क बनाने के लिए ऊपर रोलर नहीं चलाया, आपने पाइल को गाड़ दिया जमीन में, वो भी एक मैकेनिकल मींस ही है। तो हम उसको कंपैक्शन क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। और ये पाइल जो ये कंपैक्शन कर रही है, इसको हम कहते हैं कंपैक्शन पाइल। ये कहां काम आती है? लूज सैंड को पैक करने में। ठीक है, पैक हम किसको करेंगे? जो लूज होगी, जो डेंसिटी जिसकी कम होगी, उसी की डेंसिटी को हम बढ़ाएंगे। जो दूर दूर है उसी को हम पास लेके आएंगे, राइट। तो पाइल्स यूज्ड फॉर कंपैक्टिंग लूज सैंड डिपॉजिट्स बाय वाइब्रेशंस इंड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्राइविंग, उसको हम कहते हैं कंपैक्शन पाइल। हमने यहां पे लूज सैंड का नाम दिया है, राइट। क्यों? क्योंकि लूज सैंड ही ऐसी सैंड होगी जिसको जब हम ड्राइव करेंगे उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक होंगे। अगर हम डेंस सैंड में करके उसके ऑलरेडी टाइट है, तो ऐसा ना हो कि ऐसी वाइब्रेशंस इंड्यूस हो जाएं कि जो डेंसली पैक्ड हैं डेंस सैंड के, वो दूर होने लग जाएं। क्योंकि डेंस सैंड के टाइटली पैक्ड है, आपने वाइब्रेशंस इंड्यूस करी, ये दूर होने लग गए। ऐसी स्थिति नहीं चाहते आप। जो लूज है उसको डेंसली करना है ताकि शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाए, सॉइल अच्छी हो जाए। तो लूज के केस में, लूज सैंड के केस में हम इन पाइल्स को यूज करते हैं, कंपैक्शन पाइल्स को। क्ले में रीमोल्डिंग हो सकती है, तो इसलिए वहां पे ये सूटेबल नहीं है, राइट। तो वो पाइल्स जो कंपैक्शन करे लूज सैंड डिपॉजिट्स की बाय वाइब्रेशन इंड्यूस्ड ड्यू ड्राइविंग, उनको हम कहते हैं कंपैक्शन पाइल्स। अब पाइल को क्लासिफाई करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कि वो किस मटेरियल से बनी है। जैसे टिम्बर से बन सकती है, मतलब लकड़ से,
इबोनी वुड उसमें यूज होगी। स्टील की बनी हो सकती है, कंक्रीट की बनी हो सकती है। और अगर इनमें से किसी दो चीजों का आप मिश्रण ले लो, जैसे स्टील और कंक्रीट, इन दोनों को आप यूज कर लो पाइल बनाने के लिए, तो हम उसको क्या कह देंगे? कॉम्पोजिट पाइल। कॉम्पोजिट मतलब एक से ज्यादा चीजों के मिश्रण से जो बना हो, उसे हम कह देते हैं कॉम्पोजिट। तो उसको हम कॉम्पोजिट पाइल कह देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्लासिफाई कर सकते हैं सर्कुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, आई सेक्शन, एच सेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो उसका प्लान व्यू कैसा नजर आ रहा है हमको ऊपर से देखने में। अगर वो सर्कुलर आ रही है, राइट, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर जैसी है, स्क्वायर। हेक्सागोनल भी हो सकता है। आई सेक्शन, आई सेक्शन मतलब उसके जो फ्लेंजेस हैं वो बहुत कम, राइट, उनकी लेंथ बहुत कम है इन कंपेयर टू इट्स वेब। वो बहुत छोटे हैं इन कंपेयर टू इट्स वेब फ्लेंजेस। दीज फ्लेंजेस आर वेरी स्मॉल इन लेंथ कंपेयर टू इट्स वेब। उसको फिर हम आई सेक्शन में गिन लेते हैं पाइज के केस में, राइट। एच सेक्शन कौन सा होता है कि फ्लेंज और वेब दोनों इक्वल लेंथ के हैं यहां पे, राइट। थिकनेस मैं यहां पे वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि थिकनेस ज्यादातर जो इसकी थिकनेस होती है, फ्लेंज की थिकनेस, वेब की थिकनेस, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थिकनेस वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेंथ वर्ड इज अ बेटर वर्ड। क्रॉस सेक्शन में जब देख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन में अगर फ्लेंज इट इज वेरी लेस, इट इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू इट्स वेब, देन आई सेक्शन। एच सेक्शन अगर फ्लेंज और वेब दोनों इक्वल इक्वल लेंथ के हैं, देन इट इज एच सेक्शन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन आप पाइल को ड्रिवन, बोर्ड, वाइब्रेटेड और जेटेड में क्लासिफाई कर सकते हो। ड्रिवन, ड्रिवन का क्या मतलब होता है? जैसे ये मान लीजिए मैं मेख घुसा रहा हूं दीवार में, तो मैं क्या करता हूं, मान लीजिए ये मेरी मेख है, तो मैं हथौड़े से ऐसे मारता हूं मेख को, ठीक है, ऐसे हथौड़े से मेख को मार मार के मैं दीवार में घुसा देता हूं। ऐसे ही मैं ड्रिवन के केस में ऊपर हथौड़े से या किसी चीज से पाइल को मार मार के जमीन में घसेड़ दूंगा, इसको मैं कहूंगा ड्रिवन। बोर्ड, बोर्ड जैसे हमने मान लीजिए मच्छी मोटर इंस्टॉल करनी होती है हमारे घर में, तो पहले बोर करते हैं, ट्यूबवेल इंस्टॉल करनी होती है, बोर करते हैं, तो पहले मतलब एक कैविटी बना ले हम, कैविटी बनाने को उसी को ही कहते हैं बोर, राइट। आसपास सॉइल है, हमने एक कैविटी बना ली, ठीक है, उसी को हम कहते हैं बोरिंग। तो पहले जैसे ट्यूबवेल बनाने के लिए बोरिंग करते हैं, तो पहले बोर करके वहां पे फिर या तो जो बनी बनाई पाइल है उसको रख देंगे, या कास्ट इन सिटू कंक्रीट को वहीं पे कास्ट करके उसकी पाइल बना देंगे, वो फिर हो गया बोर्ड। वाइब्रेटेड का क्या मतलब होता है कि आप ऊपर से ऐसे हथौड़ा नहीं मार रहे, आप पाइल को ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, वाइब्रेट जब वाइब्रेट करने लग गए तो इस धीरे 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 पाइल जमीन में जाती गई जाती गई जाती गई जाती गई, उसको हम कह रहे हैं वाइब्रेटेड। जेटेड का क्या मतलब हुआ? जैसे ये मेरी पाइल है, इस मार्कर की जहां पे निब है, जहां से मैं लिख पा रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर दूंगा, एक पानी का जेट इंस्टॉल कर दूंगा। तो अंडर हाई प्रेशर वाटर सॉइल को लूज करेगा, तो इसी से जो सॉइल है वो लूज होती जाएगी, लूज होती जाएगी, और धीरे 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 पाइल भी मैं साथ साथ अपने सॉइल में घसीटता जाऊंगा, घसीटता रहूंगा। तो जो ये वाटर की जेट है, इसने सॉइल को लूज किया और धीरे 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 पाइल मेरी सॉइल में जाती गई, इसको मैं कहूंगा जेटेड। इसमें से ड्रिवन और बोर्ड, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रिवन और बोर्ड, और हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। हाँ, आपको पता होना चाहिए दैट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन हम वाइब्रेटेड और जेटेड में भी हमारी सॉइल को क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स। कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पाइल को, तो वो हमारे सॉइल पे क्या इफेक्ट डाल रही है। अगर वो हाई डिस्प्लेसमेंट करे,
बोथ लिटरली एंड अपवर्ड्स, मतलब सॉइल को तहस नहस कर दे, हाई डिस्प्लेसमेंट कर दी उसने, इधर इधर लिटरली अपवर्ड्स हाई डिस्प्लेसमेंट होगी, सॉइल की आसपास हीविंग होगी, सॉइल आसपास ऊपर उठ गया, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पाइल। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई सॉइल की, तो हम उसको कहेंगे नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। अब नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल कब होती है, कब पाइल डिस्प्लेस नहीं करती, जब हम उसमें बोर कर दें। ट्यूबवेल के दौरान हम क्या करते हैं, पहले बोरिंग करते हैं, फिर ट्यूबवेल को इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही पाइल को इंस्टॉल करते वक्त पहले हम बोर करें, फिर पाइल को इंस्टॉल करें, तो उसको हम कहते हैं बोर्ड पाइल। बोर्ड पाइल, बोर करें फिर पाइल को इंस्टॉल करें, बोर्ड पाइल। बोर्ड पाइल होती है नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। अगर हम बोर करके फिर पाइल को इंस्टॉल करें, या वही कास्ट कर दें, कंक्रीट को कास्ट वही कर दें हम प्रॉपर केसिंग वगैरह लगा के, तो फिर हम उसको नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल में गिनेंगे। ठीक है, तो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल कौन सी होती है, बोर्ड पाइल। बोर्ड पाइल को हम नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल में गिनते हैं। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट पाइल है, ये फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लार्ज डिस्प्लेसमेंट, जो काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दे, एंड सेकंड इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो रिलेटिवली कम डिस्प्लेस करे सॉइल को। लार्ज डिस्प्लेसमेंट में क्या कौन से आते हैं, ड्रिवन, जो कंक्रीट या टिम्बर के पाइल होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, ड्राइव करते हैं, जैसे मेख को मैं ड्राइव करूं हैमर से, वैसे ही अगर मैं अपने पाइल को हैमर से ड्राइव करूं अपने सॉइल में, तो उसको मैं क्या कहूंगा, ड्रिवन पाइल। ठीक है, तो जो ड्रिवन कंक्रीट की पाइल है, राइट, चाहे वो प्री स्ट्रेस्ड हो, राइट, प्री कास्ट हो, राइट, ड्राइव किया मैंने अपनी कंक्रीट की पाइल को, जो ड्रिवन कंक्रीट की पाइल है या टिम्बर की पाइल है, राइट, उसको मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो उसको मैं लार्ज डिस्प्लेसमेंट में गिनूंगा। अगर कोई स्टील की है, स्टील का क्रॉस सेक्शन है, उसको मैं ड्राइव कर रहा हूं, उसको मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में गिनूंगा। क्यों, जो स्टील के क्रॉस सेक्शन होते हैं, वो स्टील की ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण कम साइज के होते हैं, स्मॉल क्रॉस सेक्शन होता है उनका। स्मॉल क्रॉस सेक्शन होने की वजह से एक तो इतनी बड़ी पाइल हो, एक छोटे क्रॉस सेक्शन की पाइल हो, तो छोटे क्रॉस सेक्शन की पाइल ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं करेगी, तो इसलिए उसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में गिनेंगे, राइट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ड्रिवन रोल्ड स्टील सेक्शन पाइल्स, जो स्टील के हम सेक्शन पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, रोल्ड स्टील सेक्शन। तो जो ड्रिवन रोल्ड स्टील सेक्शन हो, उसकी पाइज हो, उसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पाइज में गिन लेंगे, राइट। कैसे, एच पाइल, ट्यूब पाइल। ट्यूब पाइल जैसे खाली एक ट्यूब हो हमारी, राइट, जैसे हमारी ट्यूब लगी होती है दीवार पे रोशनी देने के लिए, वो भी क्या होती है, बीच में से खाली होती है। ठीक है, तो जो एक खाली हो उसको भी हम ट्यूब पाइल में गिन लेते हैं। एच पाइल वो मैंने आपको बताया ही है। आई सेक्शन और एच सेक्शन की मैंने बताई थी ना आपको। अगर तो कम लोड लेना हो पाइल ने, तो आई सेक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लोड लेना हो, तो एच पाइल हम बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ज्यादातर रोल्ड स्टील सेक्शन की पाइल्स होती हैं, एच पाइल, ट्यूब पाइल, राइट, तो वो ऐसी आती हैं कुछ। हाँ, अंदर से भरी हो भी हो, सॉलिड भी हो सकती है, डेफिनेटली सॉलिड भी होती है, पर जो ज्यादा पॉपुलर है दैट इज एच पाइल। ठीक है, एच पाइल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पाइल में आती है। और कंक्रीट की जो पाइल होती है, जो हम ड्राइव कर रहे हैं अगर, तो वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट में आएगी। अगर बोर करके फिर पाइल को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल में आएगी। नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल मतलब बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, राइट। नॉट, देखिए एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट टेस्ट तो नहीं सकता कि बिल्कुल ही ना हो, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना प्रैक्टिकली। तो अगर बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट हो सॉइल की, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। निग्लेक्ट करके हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं है, तो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल हम उसको कह देते हैं। किसको, अगर बोर करके पाइल को हमने इंस्टॉल की है। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ लोड ट्रांसफर। उसके बेसिस पे हम अपने पाइल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड बियरिंग या पॉइंट बियरिंग पाइल्स। एंड बियरिंग मतलब ये मेरी पाइल है, इस पाइल के बिल्कुल जो ये बॉटम है इसका, सिर्फ यहां से रेजिस्टेंस मिल रही है मुझे, ठीक है। एक्चुअल में जो इसकी सरफेस है इससे भी रेजिस्टेंस मिलेगी, पर मेजॉरिटी जो सॉइल रेजिस्ट कर रहा है ऊपर से मैं जो लोड दे रहा हूं ना अपनी पाइल को, मेजॉरिटी ऑफ दैट लोड इज रेजिस्टेड बाय बॉटम, जो बिल्कुल इसकी टिप है, पॉइंट जैसी जो लग रही है हमको, वो रेजिस्ट कर रही है। उस पाइल को हम कहते हैं एंड बियरिंग पाइल, जो बिल्कुल बॉटम है इसका, वो रेजिस्ट कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ लोड को जो ऊपर से आ रहा है, उसको हम कहते हैं एंड बियरिंग और पॉइंट बियरिंग पाइल्स। अगर ये इधर यहां बॉटम ना रेजिस्ट करे, बॉटम रेजिस्ट करने की बजाय जो इसका सरफेस है पाइल का वो रेजिस्ट करने लग जाए, तो हम उस केस में हमको कहेंगे फ्रिक्शन और हैंगिंग पाइल्स। क्यों? देखिए, फ्रिक्शन कब डेवलप होगी? जब हम अपनी पाइल के ऊपर हमने लोड लगाया, तो पाइल क्या करेगी? मैं आपको ये भी अब समझा देता हूं कि फ्रिक्शन और एंड बेयरिंग एक्चुअल में डेवलप कैसे होते हैं। ये मेरी पाइल है, ठीक है। मान लीजिए यहां, वैसे एक्चुअल में हम दिखा देते हैं कि पूरा इधर ग्राउंड के नीचे है, एक्चुअल में थोड़ा सा कई बार ऊपर भी होती है पाइल, ठीक है। तो मान लीजिए यहां ये मेरी पाइल है, ठीक है। तो जब मैंने ऊपर से लोड लगाया, तो सबसे पहले पाइल पे क्या डेवलप होगा? ऊपर जब मैंने लोड लगाया तो पाइल की टेंडेंसी है टू मूव रिलेटिव टू द सॉइल। ये सॉइल में मैंने अपनी पाइल को रखा हुआ है, ऊपर से लोड लगाया तो पाइल की टेंडेंसी है मूव करने की रिलेटिव टू सॉइल, नीचे मूव करने की टेंडेंसी है। हाँ, जब मूव नहीं की तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट लेके आ रहा हूं मैं यहां पे। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, जब मूव करने लग गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। पर फ्रिक्शन तो लगेगी। जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो या एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो जाए, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगती है। जब टेंडेंसी हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब एक्चुअल में मोशन होने लग जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ के आए हैं हम, राइट। तो अब क्या होता है, जब हम ऊपर से लोड लगाते हैं ना, तो जो ऊपर वाला सॉइल है दिस इज रिलेटिवली लूज, जो नीचे वाला सॉइल है दैट इज रिलेटिवली स्टिफ, क्योंकि उस पे ऊपर और नीचे से जो मेनली जो ऊपर से उसका ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है, राइट। ऊपर और नीचे मैंने दोनों का, क्योंकि अगर वहां पे सॉइल खड़ा है तो जो ऊपर से प्रेशर ओवरबर्डन लग रहा है वो ही नीचे से लगेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा वो सॉइल का पार्ट, राइट। तो जो नीचे वाला सॉइल है दैट इज मोर कन्फाइंड, वो कन्फाइंड होता है जो ओवरबर्डन प्रेशर ऊपर से लग रहा है उसकी वजह से। तो नीचे वाला सॉइल इज स्ट्रॉन्ग, राइट, वो ऊपर जो ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले जब मैंने लोड लगाया तो जो ऊपर वाला सॉइल है इस पे ये हमारी जो पाइल है उसको फ्रिक्शन देने लग जाएगा, ठीक है। जब ये पाइल मूव करने की कोशिश करेगी, टेंडेंसी होगी, तो ऊपर वाले हिस्से में सॉइल के फ्रिक्शन डेवलप होने लग जाएगी। धीरे धीरे जब मैं इस लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ाता रहूंगा तो वो फ्रिक्शन नीचे जाने लग जाएगी, मतलब नीचे वाला हिस्सा भी सॉइल का फ्रिक्शन प्रदान करेगा इस पाइल को, राइट। इस पाइल को जो ये नीचे वाला हिस्सा है सॉइल का, ये भी फ्रिक्शन देने लग जाएगा। फ्रिक्शन विल डेवलप बिटवीन दिस पाइल एंड सॉइल। ये मेरा हाथ सॉइल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में
फ्रिक्शन डेवलप होगी, ऊपर से शुरू हुई, धीरे 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 नीचे गई, धीरे धीरे जब नीचे जाती रही तब एंड में जो इसकी ये टिप है इस पे भी धीरे 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 जब ओवरऑल लेंथ पे डेवलप हो गई फ्रिक्शन, तो बचा क्या, इसका बॉटम पाइल का बॉटम बचा, वो एंड में अब काम करेगा रेजिस्टेंस देने के लिए। किसको, जो ऊपर से लोड आ रहा है वो पाइल को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए अब जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी अब इसको रेजिस्ट करने लग जाएगा। इसको हम कह रहे हैं एंड बियरिंग। एक्चुअल में आप सोच के देखो, बिल्कुल ही अगर डीप में चले जाओ कंसेप्ट्स के, तो एंड बियरिंग भी एक तरह की फ्रिक्शन ही है, राइट। फ्रिक्शन ना कह के आई थिंक बियरिंग इज बियरिंग इज अ गुड वर्ड फॉर दिस। क्योंकि बियरिंग, जैसे आप स्टील स्ट्रक्चर्स में या और सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, बियरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आप बियरिंग का चेक भी लगाते हो, राइट। फाउंडेशन में आइसोलेटेड फाउंडेशन का आपने डिजाइन किया ना आरसीसी में, तब कॉलम और फाउंडेशन का जहां पे जंक्शन होता है वहां पे आप बियरिंग का चेक लगाते हो। तो बियरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे ये मेरी सरफेस है, इसके अंदर मैं दूसरी चीज को दबाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दूसरी चीज है, मान लीजिए आरसीसी में अब मैं चला गया हूं, ठीक है। आरसीसी में ये मेरी फाउंडेशन है, इस पे मैं अपनी पाइल, जो मेरा कॉलम, एक्चुअल में वहां पे कॉलम होता है, फाउंडेशन आरसीसी की बात कर रहा हूं मैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन इन आरसीसी डिजाइन करते हो, डिजाइन में एंड पे आप चेक लगाते हो, चेक फॉर बियरिंग, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जो जंक्शन होता है कॉलम और फाउंडेशन का, वहां पे आप लगाते हो ना चेक फॉर बियरिंग, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वहां पे क्या करते हो आप, यहां ये कॉलम फाउंडेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा, ये फाउंडेशन है मेरी, ये कॉलम है, फाउंडेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है ये कॉलम। तो जो इन दोनों के बीच में एक यहां पे रेजिस्टेंस पैदा हो गई, ये जो मेरा हाथ है इसको अंदर नहीं जाने दे रहा, एक रेजिस्टेंस दे रहा है, राइट। इसको हम कहते हैं बियरिंग। बियरिंग का मतलब समझो, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ छोड़ो, जो भी है फैंसी वर्ड्स छोड़ो उनको, मतलब समझो, फीलिंग लेके आओ, फील लेके आओ कि होता क्या है। मार्कर एक्चुअल में, अब सब कुछ भूल जाओ, आरसीसी को भी भूल जाओ, सॉइल को भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये मेरा हाथ है, मार्कर जो है इस हाथ के अंदर दबने की कोशिश कर रहा है। अब जो ये हाथ दबने नहीं दे रहा, जो ये यहां पे डेवलप हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं बियरिंग, ठीक है। तो अब हम दोबारा आते हैं सॉइल की तरफ। आरसीसी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्यों हम वहां पे चेक फॉर बियरिंग कहते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन के केस में, राइट। जब हम एंड पे चेक लगाते हैं, चेक फॉर बियरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे फाउंडेशन के अंदर कॉलम घुसने की कोशिश कर रहा है, हम घुसने नहीं देना हमने उसको, राइट। तो यहां पे अब आपको सॉइल में समझ आ गया। अब जो ये मेरी पाइल है, ये सॉइल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, तो जो ये नीचे इधर डेवलप होगा, दिस इज बियरिंग। बियरिंग इन जनरल टेक्निकल टर्म का आपको मैंने मतलब समझा दिया। तो इसलिए सॉइल में, क्योंकि बिल्कुल पाइल के एंड में डेवलप हो रही है, तो एंड बियरिंग बिल्कुल ये पॉइंट जैसा नजर आ रहा है, बहुत ही बड़ी पाइल हो, बहुत ही बड़ी पाइल, बहुत बड़ी, आप उसका एंड देखने लगोगे, एक पॉइंट जैसा आपको नजर आने लग जाएगा, बहुत बड़ी पाइल है। ऊपर से देखा आपने, उसका जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है पॉइंट की तरह नजर आने लग गया आपको, तो पॉइंट बियरिंग, एंड बियरिंग को इसलिए पॉइंट बियरिंग भी कह देते हैं। और जो पाइल्स अपना मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड बियरिंग से दें, उनको हम कहते हैं एंड बियरिंग या पॉइंट बियरिंग पाइल्स। क्यों, मान लीजिए, ठीक है, ऊपर से नीचे तक कैसे फ्रिक्शन आ रहा है, पर मान लीजिए यहां पे नीचे मुझको रॉक मिल गया, क्या होगा फिर,
बहुत सारी रेजिस्टेंस मिल जाएगी। और रॉक पे तो आप बहुत सारा लोड लगा सकते हो। हाँ, हालांकि कुछ अगर हम डिटेल में जाएं तो एक वैल्यू आ जाती है, आप इतना लोड नहीं लगा सकते कि मटेरियल ही फेल कर जाए पाइल का, ठीक है ना, वहां एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है मटेरियल की वजह से। पर रॉक की वजह से, रॉक आ गया नीचे, रॉक आ गया, पत्थर आ गया, बहुत लोड लगा सकते हो। तो वहां पे पॉइंट बियरिंग, एंड बियरिंग विल डोमिनेट। फ्रिक्शन कितनी डेवलप हो रही है वो मायने ही नहीं रखेगा, क्यों, एंड बियरिंग आपको बहुत मिल गई। तो जो एंड एंड बियरिंग अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोड कैरी कर पा रही है पाइल का, तो एंड बियरिंग पाइल आप उसको कहोगे, या पॉइंट बियरिंग पाइल आप उसका नाम दे दोगे। ओके, अगर मेजॉरिटी फ्रिक्शन ले रही है, मान लीजिए सॉफ्ट क्ले है मेरी, सॉफ्ट क्ले है बेचारी, पोली सी क्ले है, राइट, सॉफ्ट मतलब पोला, जो पोला हो, नरम हो, ठीक है, इसके उसके पोला होने की वजह से पायल के साथ चिपक पा रही है, राइट, चीकनी मिट्टी हो जिससे गड़े बनते हैं, क्ले, वो जब जब गड़ा बना रहे हो तब हर एक चीज के साथ चिपक पा रही है, क्यों, कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस की वजह से वो मतलब सॉफ्ट है, राइट, जब सॉफ्ट स्टेट में है तो आसानी से वो चिपक पा रही है, राइट, आप उसमें थोड़ा पानी मिला दोगे और आसानी से चिपकने लग जाएगी। तो जो सॉफ्ट चीज होगी वो चिपकने लग जाएगी, पर क्या वो रेजिस्टेंस देगी, रेजिस्टेंस नहीं देगी। जब ये मान लीजिए मेरा जो हाथ है, इसकी जगह पे बहुत ही, ये मान लीजिए नैपकिन है मेरे, ठीक है, ये हाथ मेरा हार्ड था, ये मेरे नैपकिन आ गए, नैपकिन पे मैं ऐसे, क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी, ये पाइल है, पाइल ऊपर से लगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी नहीं, नैपकिन बेचारा दब गया, कोई प्रोवाइड कर, सॉफ्ट है ये, प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, एंड बियरिंग प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा। हाँ, इसको मैंने इधर ऐसे लपेट दिया अच्छे से, जो नैपकिन है ये पाइल के मार्कर के अराउंड लगा हुआ है, ऐसे ही जो सॉफ्ट सॉइल है वो पाइल के अराउंड लगा हुआ है। तो अब मैं इसको नीचे धकेलने की कोशिश करूंगा तो जो इनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगी उसकी वजह से ये रेजिस्ट करेगा, ये वाला सॉइल पाइल को नीचे नहीं धकेलने देगा, राइट। तो इसलिए ऐसे केसेस में फ्रिक्शन पार्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ऐसी पाइल्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन या हैंगिंग पाइल्स, ठीक है। अब थर्ड केस, जब एंड बियरिंग और फ्रिक्शन दोनों डोमिनेंट हो, राइट, ये तो था एंड बियरिंग डोमिनेट है, इसमें था फ्रिक्शन डोमिनेटिंग है। अब क्या हो, जब इनमें से कोई एक डोमिनेट ना करे, इक्वल इक्वल शेयर कैरी करे, इक्वल का मतलब 50-50% नहीं कह रहा मैं, मतलब दोनों कंसिडरेट हैं, एक 80% दूसरा 20%, एक 70 दूसरा 30, 60-40, 50-50, मतलब दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में हैं, एक को आप दूसरे के कंपैरेटिवली निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतने हैं ये। तो फिर एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स वो वाला केस हो जाएगा। ये कब होगा, मान लीजिए कि ऊपर तो था मेरा सॉफ्ट सॉइल, जिसकी वजह से ऐसे नैपकिन को जब मैंने लपेटा हुआ था अपने मार्कर के अराउंड, राइट, ऐसे सॉफ्ट सॉइल जो है ये अराउंड मेरी पाई लिपटा हुआ है तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। और नीचे इधर तक तो था मान लीजिए सॉफ्ट सॉइल, यहां पे आ गया स्टिफ सॉइल, स्टिफ सॉइल अगर हुआ, स्टिफ जो भी चीज स्टिफ हुई, ये स्टिफ नहीं था, आसानी से दबा पा रहा था, हाथ मेरा स्टिफ है, दबा नहीं पा रहा मैं, जो स्टिफ सॉइल होगा वो दबने नहीं देगा पाइल को, नीचे नीचे से एंड बियरिंग क्रिएट करेगा। तो ऐसी पाइल्स को हम एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स कह देंगे। मान लीजिए ये सॉफ्ट सॉइल आ गया, दिस इज माय स्टिफ सॉइल, तो क्या इसमें इसमें ये फ्रिक्शन डेवलप होगी, ओके, या इधर भी फ्रिक्शन डेवलप होगी, स्टिफ सॉइल फ्रिक्शन भी डेवलप कर गया, यस, ओके, पर एंड बियरिंग भी देगा, तो उस केस में एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स ये केस हो जाएगा। अब मैंने इसको डिटेल में, न्यूमेरिकल्स आपके इस हिस्से में से बहुत आते हैं, एंड बियरिंग फ्रिक्शन पाइल्स, इसमें से इस हिस्से को मैंने बहुत डिटेल में कवर कर दिया। पहले जो ऑन द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाई, वो भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ गई फिर, ठीक है, एक बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए पाइल के बारे में, इसलिए मैंने वो भी करा दिया, क्योंकि पाइल का चैप्टर करा रहा हूं। मान लीजिए, देखिए मैं अपना मेन फोकस जो आपको करा रहा हूं गेट और ईएससी और जो भी हमारे टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पे ही करा रहा हूं, ओके। पर उनके बेसिस पे भी जब करा रहा हूं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कराना जरूरी है, राइट, वो मैं स्किप नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने वो भी कराया। इसमें से आपके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, हाँ अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया फिर मैंने इतना अच्छे से समझा दिया आपको, कैसे भी कौन सा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, कैसे भी घुमा दे कर लोगे आप, क्यों, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, बहुत ही अंदर तक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसेप्ट्स को लेके गया मैं, फिर समझाया, कॉन्सेप्ट्स की पूरी गहराई तक चला गया मैं, राइट, फिर मैंने समझाया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा मर्जी पूछ ले, आता है हमको, कंसेप्ट अच्छी तरह समझा हुआ है हमने, राइट। तो इसमें से ये आपको समझ लग गया कि कौन सी पाइल कैसी होती है और वो कैसे लोड को रेजिस्ट करेगी, एंड बियरिंग इधर से करेगी, फ्रिक्शन इधर से करेगी, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन इधर से भी करेगी, इधर से भी करेगी। अब आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा टू फाइंड अल्टीमेट लोड कैपेसिटी फॉर पाइल, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, तो आपको सीधा अपनी पाइल को मान के चलना है एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि वो फ्रिक्शन पाइल या एंड बियरिंग पाइल है। मैंने जितने क्वेश्चन देखे, जहां तक मुझे याद है, मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जिसमें एंड बेयरिंग पाइल हो, राइट। ऐसे क्वेश्चंस मैंने जरूर देखे हुए हैं जिसमें ये कहा गया हो कि फ्रिक्शन पाइल एज्यूम कीजिए, बहुत क्वेश्चंस में है, ये बहुत क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में जहां पे आपको कहा गया है कि आप अपनी पाइल को फ्रिक्शन पाइल एज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसे नहीं कहेगा फ्रिक्शन पाइल एज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, क्वेश्चन की वर्डिंग में लिखा हुआ दिस कहीं बीच में फ्रिक्शन पाइल को फिट कर देगा, आपने हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। जब भी निगाह गई, अच्छा फ्रिक्शन पाइल लिखा हुआ है, ओके, मतलब फ्रिक्शन पाइल की बात हो रही है, इस एंड बेयरिंग के पोर्शन को निगलेक्ट करके सिर्फ इस पोर्शन की रेजिस्टेंस लेनी है आपको और अपना आंसर निकालना है। अगर स्पेसिफाई ही नहीं किया कि एंड बेयरिंग है या फ्रिक्शन है, तो आप एंड बेयरिंग एंड फ्रिक्शन दोनों मान के चलोगे, आप इधर भी निकालोगे इधर भी निकालोगे। अगर बता दिया कौन सा है तो आप उस हिसाब से फ्रिक्शन या एंड बेयरिंग वहां से अपने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके वैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। तो दिस इज ऑन द बेसिस मेथड ऑफ लोड ट्रांसफर। तो अब हम एक्चुअल में इसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, मेनली स्टैटिक फॉर्मूलाज, स्टैटिक और एनालिटिकल फॉर्मूलाज, उनको डिस्कस करते हैं। पहले ग्रैनुलर सॉइल को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर कोहेसिव सॉइल को डिस्कस करेंगे, उस पे न्यूमेरिकल करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स डू इट। अब स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड से अगर आपको अल्टीमेट लोड कैपेसिटी QU निकालनी है, जो हम हमारी पाइल के ऊपर दे सकते हैं, ये हमारी पाइल है, हम कितना लोड इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर ये आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, QU किसके इक्वल होगी, जो ये नीचे एंड बेयरिंग हो रही है और जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हो रही है, एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस QEB प्लस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस QSF। अब अगर एंड बेयरिंग पाइल है उसमें सिर्फ QEB आएगा, अगर स्किन फ्रिक्शन, अगर सिर्फ फ्रिक्शन पाइल है उसमें सिर्फ QSF आएगा, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूं, एंड बियरिंग पाइल के लिए, फॉर एंड बियरिंग पाइल उसमें सिर्फ QEB आएगा, उसमें
क्यू यू क्यू ई बी हो जाएगा। और फ्रिक्शन पाइल के लिए, फ्रिक्शन पाइल में एंड बियरिंग के कंपोनेंट को निग्लेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये आ जाएगा। फ्रिक्शन पाइल क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें फ्रिक्शन पाइल लिखा है कि नहीं। एंड बियरिंग का क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया, अगर पूछा गया होगा तो सीधा क्यू यू इक्वल टू क्यू बी कर देना आपको। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फ्रिक्शन पाइल है तो क्यू यू को क्यू एस एफ कर देना। अगर बताया ही नहीं हुआ, सीधा पाइल कह दिया और उसकी अल्टीमेट रेजिस्टेंस निकालने को कह दिया, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी निकालने को कह दी, तो ये वाला फॉर्मूला जिसमें क्यू ई बी और क्यू एस एफ दोनों आएंगे। अगर बता दिया कि कैसी पाइल है, मान लीजिए फ्रिक्शन पाइल कह दिया, तो क्यू यू इक्वल टू क्यू एस एफ, चाहे डेटा दिया आपको क्यू ई बी निकालने का, पर वो सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप गलती करो, आपने गलती नहीं करनी। जब एग्जामिनर आपको बता रहा है कि फ्रिक्शन पाइल है और डेटा दे रहा है इस तरह का कि आप क्यू ई बी निकाल सकते हो, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। वो सिर्फ आपकी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की एबिलिटी, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। वो आपने फिर अपने आप को उतना डेवलप करना है, ठीक है, प्रैक्टिस से। तो फ्रिक्शन पाइल होगी तो क्यू यू किसके इक्वल होगा, क्यू एस एफ, ठीक है। क्यू ई बी है अल्टीमेट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, क्यू ई बी इज अल्टीमेट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, दिस इज अल्टीमेट and bearing resistance, ultimate and bearing resistance, ultimate and bearing resistance और अल्टीमेट पॉइंट बेयरिंग रेजिस्टेंस, कुछ मर्जी कह दो। मैंने इतनी डेप्थ में आपको समझा दिया कि कैसे भी क्वेश्चन में कहा जाए आप कर लोगे, राइट। क्यू एस एफ, क्यू एस एफ क्या है, जिस डेप्थ में मैं आपको समझा रहा हूं उस डेप्थ में आप समझते जाओ, क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमा दे आप कर लोगे, राइट। क्यू एस एफ, क्यू एस एफ का हो गया अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, दिस इज अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी और रेजिस्टेंस जो मर्जी आप कह दो, राइट। हाँ, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि जो एंड में मान लीजिए गेट में या ईएस में या किसी भी एग्जाम में, गेट में इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो भी बोल दिया रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो भी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एंड में यूनिट्स क्या है। चाहे एबीसीडी के यूनिट्स आप देख लो या न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तो आपको बताया होता है कि इस यूनिट में बताओ, तो देख लेना कि किलो न्यूटन में ही पूछा ना, किलो न्यूटन में पूछा तो क्यू, आपको बड़ा क्यू निकालना है। अगर मान लीजिए आपसे किलोमीटर में नहीं, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आपसे पूछा है, आपको दिया गया है, तो वो नाम चाहे इधर उधर हो सकते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी बुक में कुछ किसी बुक में कुछ, पर यूनिट्स वो कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर नाम में कोई कंफ्यूजन आ गई आपको तो वो आपको यूनिट से अपनी कंफ्यूजन दूर कर लेनी है। क्वेश्चन आया हुआ है अर्थ प्रेशर से रिलेटेड, उसमें कहा गया है टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स निकालो, पर एंड में यूनिट्स किस यूनिट्स में निकालना है, वो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, राइट। तो फिर आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कैसे आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। आई थिंक ये ऐसे नहीं, थोड़ा डिफरेंट था, पर उसका नाम जो था और उसके यूनिट्स जो थे दे वर नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो जब ये बात हो जाए तब आप जो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको देनी है वो देनी है यूनिट्स, किस यूनिट्स में आंसर आपसे पूछा गया है, यूनिट्स को देखना आपको। सब कुछ भूल जाओ, फिर नाम भूल जाओ। अगर नाम और यूनिट्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आने लग गई तब नाम को भूल जाओ, तब यूनिट्स को ज्यादा महत्व दो, यूनिट्स को प्रायोरिटाइज करके अपने आंसर को निकालो, राइट। नाउ सो अल्टीमेट स्किन
फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, दिस वाज QSF। QU क्या हो जाएगा? अल्टीमेट पाइल कैपेसिटी, राइट। अल्टीमेट पाइल कैपेसिटी कह दोगे आप इसको, पाइल कैपेसिटी या पाइल रेजिस्टेंस जो मर्जी। अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी, पाइल लोड कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, यू कैन से एनीथिंग, राइट। इसमें अगर एक बात आपने ध्यान दी हो कि हम QU लगा रहे हैं, जो QEB है ना, इसको कई बार QUP से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट अल्टीमेट पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस, राइट। हर जगह पे हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्टीमेट, 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 हर जगह पे अल्टीमेट, अल्टीमेट। क्यों? अल्टीमेटम देना किसी को कुछ करने का नहीं। अल्टीमेट, अल्टीमेट का क्या मतलब होता है कि जो ठीक है, जो सॉइल का ऊपर से लग रहा है लोड नीचे, दैट इज ओके। अल्टीमेट का मतलब होता है कि एक्सेस में कितना लोड लग रहा है। शैलो फाउंडेशन में आपको पता है, हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं, ग्रॉस प्रेशर, अल्टीमेट प्रेशर। अल्टीमेट प्रेशर मतलब जो पहले था उससे एक्सेस में हम कितना लोड लगा रहे हैं, उसको अल्टीमेट का हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस पाइल फाउंडेशन में हमारा मतलब होता है, अल्टीमेट से ही हमारा मतलब होता है, हम अल्टीमेट लोड में ही अपनी कैलकुलेशन को करते हैं, और प्रेशर की जगह अल्टीमेट लोड के टर्म्स में हम हमारी कैलकुलेशन को करते हैं। किसमें? पाइल फाउंडेशन में। शैलो फाउंडेशन में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करते हैं, या पाइल फाउंडेशन में इन टर्म्स ऑफ लोड करते हैं, और अल्टीमेट के टर्म्स में हम बात ये करते हैं यहाँ पे, राइट। नाउ वहां पे कैसे भी बात कर सकते थे, शैलो थी ना, डीप में सिर्फ अल्टीमेट के टर्म्स में, कि ऊपर से आप एक्सेस में कितना लगा रहे हो यहां पे, राइट। पाइल जो कैरी करनी है, पाइल ने जो लोड कैरी करना है, सीधा ऊपर से कितना लोड आ रहा है, सिर्फ उससे मतलब है हमको, राइट। नाउ सो दिस इज कि ऐसे आपको लोड की कैलकुलेशन करनी है। पर ये मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट दी है, इसको थोड़ा सा मैं और रिफाइन करूं अगर इसके बाद, राइट। ये अगर आपने नोट करना कर सकते हो आप इसको। अब मैं थोड़ा सा और रिफाइन अगर मैं करूं तो दिस विल बी रिटन एज, दिस विल बी रिटन एज, जो ये है ना QEB QSF, इसको आप कर लोगे QEB, दिस विल बी फर्दर रिटन एज QEB। चलो मैं पहले लिख देता हूं, फिर ही मेन फॉर्मूला पुट करूंगा। QEB को हम QBAB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, QBAB लिख देते हैं। क्यों? QB इज इन, QB के यूनिट्स हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मान लीजिए प्रेशर के टर्म्स में अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ऐसे QBAB से रिप्रेजेंट कर देते हैं QEB को, और उस टर्म्स में, उस सेंस में हम QB को कह देते हैं यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, या पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस, जो भी आप नाम देना चाहो आप दे सकते हो, इट्स अप टू यू। यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। क्यों? इस नाम को समझो, यूनिट एंड बियरिंग, इस पे ध्यान दो। यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 फॉर यूनिट एरिया। अगर AB को मैं 1 पुट कर दूं तो जो मेरी एंड बियरिंग रेजिस्टेंस आएगी, दिस QEB, दैट विल बी इक्वल टू QB। तो मतलब QB क्या है? इट इज एंड बियरिंग रेजिस्टेंस फॉर यूनिट एरिया, तो इसलिए QB का नाम यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, QSF। इसको मैं लिख दूंगा QSAS। AB क्या था यहां पे? जो यहां पे नीचे बेस पे एरिया है, दिस इज AB। AS क्या है? जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है, ये मेरी पाइल है, इसके जो अराउंड ये जो लेटरल सरफेस एरिया है इस पाइल का, दिस इज AS। लिखूंगा इसका भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा,
first QS will be unit स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अब इसका हम यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्यों नाम दे रहे हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा। यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्यों? यूनिट एरिया के लिए जो स्किन फ्रिक्शन होगी मेरी, दैट विल बी यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, राइट। नाउ दिस इज QS। सो ये हमारा कवर हो गया। तो इसके बेसिस पे मैं QU को क्या लिख सकता हूं अब, QBAB। पहले वाला भी सही था, ये वाला भी सही है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा डेटा दिया है, उस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन करने हैं। ये वाला QU इक्वल टू QEB प्लस QSF में, इस इक्वेशन 1 में मैं इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को पुट कर रहा हूं। क्या आ जाएगा, QBAB प्लस QSAS। ओके, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया, ये मेरा आ गया QU। ओके, अब AB जो नीचे एरिया, AS जो इसके अराउंड एरिया है, दैट इज AS। ओके, तो कैसे लिखे इसको, लिख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया, गुड। सो this will be, let's clear this also, इसको भी क्लियर कर ले। सो दिस, मान लीजिए AB और AS की वैल्यू लिखनी है ना, वो क्या है, बेसिकली एरियाज है। मान लीजिए मेरी सिलेंड्रिकल है, ये जैसे मार्कर है ऐसी मेरी पाइल है, सिलेंड्रिकल पाइल है मेरी, ठीक है। तो उसमें उसका जो ऊपर से अगर मैं देखूंगा, राइट, सिलेंड्रिकल पाइल है मेरी, सिलेंड्रिकल पाइल, राइट। इसमें मेरी क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दिस इंप्लाइज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा मेरा। तो उस केस में जो मेरा बेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया, दिस सरफेस एरिया, वो क्या होगा, बेस एरिया AB विल बी इक्वल टू क्या होगा, सर्कल, जो ऊपर से देखा क्या सर्कल नजर आया, सर्कल का एरिया πd²/4, πd²/4। AS क्या हो गया मेरा, AS विल बी, व्हाट विल बी AS, इसके अराउंड इसका लेटरल सरफेस एरिया। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, πd इंटू L। ये मेरी D है, मान लीजिए दिस इज सिलेंड्रिकल, सो दिस इज D एंड दिस इज L, दिस इज D एंड दिस इज L। ओके, AS क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया, इस मार्कर का जो पाइल का काम कर रहा है हमारे एग्जांपल में, क्या होगा, इसके अराउंड इसका लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, πdL। ओके, πdL, डन। ओके, नाउ क्या हो अगर ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की ना होके इट इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, राइट। ऊपर से हम देख रहे हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की है, नीचे इसकी लेंथ L, दैट इज ओके, वो तो है ही, राइट। दिस वाज फॉर सिलेंड्रिकल पाइल। अगर यहाँ पे सिलेंड्रिकल ना होके हमको AB और AS की वैल्यू लिखनी है, सिलेंड्रिकल पाइल ना होके ऐसी पाइल हो जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ओके, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो मेरा। तो AB ऊपर से देखा मैंने, क्या आया, मेरे को स्क्वायर नजर आया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मान लीजिए उसकी B साइड है, राइट, B साइड ऑफ स्क्वायर इज, मान लीजिए B, AB और AS, इसको मैं लिखता हूं, पर पहले मैं ये स्पेसिफाई कर दूं दैट साइड ऑफ स्क्वायर, मान लीजिए दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर इज B। तो AB क्या होगा मेरा, AB विल बी इक्वल टू B²। ऊपर से देख रहा हूं क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर B इंटू B, B²।
सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? स्क्वायर, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। कोई भी रेगुलर सरफेस हो उसका आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। रेगुलर आपका लेट्स से उसका नाम होता है, आई थिंक इट्स नेम इज, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, जो हम उसको प्रिज्म कहते हैं आई थिंक, जो रेगुलर सॉलिड्स होते हैं। उसका जब हमको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है, लेटरल सरफेस एरिया, हम कैसे करते हैं कि उसका बेस पेरीमीटर ले लो, बेस पेरीमीटर ले लो, किसी भी रेगुलर चीज का आपको कैलकुलेट करना है ना, रेगुलर फिगर का, 3D फिगर है, आपको रेगुलर है वो, आपको कैलकुलेट करना है उसका लेटरल सरफेस एरिया, तो आप उसका बेस पेरीमीटर ले लो, बेस पेरीमीटर, दिस इज पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर, B फॉर बेस। बेस पेरीमीटर को आप उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। जैसे हमारे केस में बेस पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का, B प्लस बी प्लस बी प्लस बी, 4B। 4B को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसकी लेंथ से, 4B इंटू एल, तो 4BL या LB ये आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, या AS हमारे केस में, स्क्वायर के केस में। सर्कल का भी इसी तरह आया था। सर्कल का बेस पेरीमीटर कितना होता है? बेस पेरीमीटर, सर्कल का क्या मतलब बना, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का पेरीमीटर, वो क्या होता है, पाई डी। पाई डी को एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई डी एल आ जाता है सिलेंडर का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। वो भी ऐसे कैलकुलेट किया। कोई भी रेगुलर सॉलिड हो उसका आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया। बेस पेरी, मान लीजिए रेक्टेंगल आ जाए, फिर अभी तक हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो हमने स्क्वायर और सर्कल के लिखे हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के, क्योंकि यही ज्यादातर आते हैं। मान लीजिए हेक्सागन आ गया, गेट के एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बनाना हुआ, थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड चेक करना हुआ। गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि आप आइंस्टाइन का दिमाग लेके बैठो क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं, बेसिक आपको क्लियर है कि नहीं। एप्टीट्यूड का ये मतलब है, स्पेशली हमारे केस में हम गेट हमारा ये नहीं चेक कर रहा कि हम आइंस्टाइन है या नहीं, नहीं, नो, आइंस्टाइन ने भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की होगी ऑफ कोर्स, राइट। तो गेट हमको ये नहीं चेक कर रहा बेसिकली कि हमारा आईक्यू लेवल पता नहीं क्या छत पाड़ के हम पता ही नहीं कहां कहां सुपरमैन बन जाए, नहीं। गेट में एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि हमारे कंसेप्ट्स कितनी अच्छी तरह बिल्ड है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए हेक्सागोनल शेप आ जाए, कोई भी शेप आ जाए, रेक्टेंगुलर आ जाए, कोई भी शेप, नया क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछना है, कोई भी शेप दे दे आपको, अगर बेसिक आपके क्लियर है तो आप बेस एरिया, सरफेस एरिया कुछ भी कैलकुलेट कर लोगे और अपने क्वेश्चन को सही कर ले जाओगे, राइट। तो अब अगले लेक्चर में हम यहां से कंटिन्यू करते हुए ग्रैनुलर सॉइल में ये फॉर्मूला देख के उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, राइट। थैंक यू वेरी मच।